हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए हम लोग यहाँ पर यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट कर रहे हैं, जो कि ये टेस्ट है विजन आईएएस का। बहुत सारे टेस्ट कराए जा चुके हैं, तो आज है टेस्ट नंबर 19। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे टेस्ट नंबर 19 का। और आपके सामने आता है क्वेश्चन। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वीडियो अगर आप एंटरटेनमेंट करने के लिए आगे देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि एंटरटेन होना है तो फिर कोई वही जाके नाच गाना देखिए, या तो फिर कहीं कोई शॉर्ट वगैरह वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर अभी आप दुख तकलीफ झेल लेंगे, तो आगे आने वाले समय में आपको हमेशा सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन वही सोचेंगे कि अभी सुख की प्राप्ति हो जाए, तो फिर बाद में दुख झेलना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है डिसीजन कि कब आपको दुख लेना है, कब सुख लेना है। तो इसी साथ हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यह सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों के निकट से होता है। दूसरा है, यह कुलीन 3 राज्यों से होकर प्रभावित होती है। और तीसरा है, घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों के निकट से होता है, सोन नदी का, जो कि बिल्कुल सही है। और वही देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यह कुल 3 राज्यों से होकर प्रभावित होती है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो देखेंगे ये क्या होता है कि ये सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, कहाँ-कहाँ से? सोन नदी जो है एमपी, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, और यूपी, और जे मतलब जेएच से झारखंड हो गया, और बिहार। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5, यहाँ 3 दिया हुआ है। 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा कह रहा है घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं, घड़ियाल। तो ये तीसरा भी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें 2 कथन सही हुए हैं। 2 कथन सही होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। समताप रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी की सतह के एक हिस्से में समताप प्रवणता को दर्शाती है। और दूसरा है, दूर दूर स्थित समताप रेखाएं तापमान में अल्प बदलाव को दर्शाती हैं, तथा निकट स्थित समताप रेखाएं समताप में बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थोड़ा जल्दी को आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, समताप रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी की सतह के एक हिस्से में तापमान प्रवणता को दर्शाती है। और दूर दूर स्थित समताप रेखाएं समताप में अल्प बदलाव को दर्शाती है। अर्थात निकट निकट समताप जो होती हैं रेखाएं, वो तापमान में बड़े बदलाव की का संकेत देती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे दोनों के दोनों ही कथन सही आ रहे हैं। दूर दूर स्थित के बता रहे हैं और निकट का बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस प्रकार की मृदा में लगभग 10 से 40% जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, और उनमें घुलनशील लवण भी उचित मात्रा में होते हैं। इनमें फास्फेट और पोटाश की मात्रा कम होती है। यह मृदा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले और केरल के कुछ जिलों में पाई जाती है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से संबंधित है? पीटमय मृदा, लवणीय मृदा, जलोढ़, या शुष्क? किसके बारे में बात हो रहा है? देखिए, तो ये बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, पिटमय मृदा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सारी विशेषताएं तो ऊपर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, स्वच्छ आकाश और तापमान में वृद्धि। दूसरा है, कष्टकारी मौसम। तीसरा है, गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायु दाब की द्रोणी का दक्षिण की ओर विस्थापन। और चौथा है, दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? मानसून विराम, ग्रीष्म ऋतु, एल नीनो वर्ष, मानसून निवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है।
और सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देता है। वही मानसून की जो निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है और जमीन में भी नमी होती है और उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है और आमतौर से इसे कार्तिक मास की या उस अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, मानसून निवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, मानसून निवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कथन और कारण क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ष में सूर्य ग्रहण की अधिकतम संख्या 2 है और दूसरा है क्योंकि पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। कौन सही है? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या है, या सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि पहला सही है दूसरा गलत है और ऑप्शन डी है कि पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सामान्यतः प्रतिवर्ष रूप से होने वाले सूर्य ग्रहण अधिकतम संख्या होती है कम से कम 2 नहीं, कम से कम 5 होती है। अधिकतम 5 होती है, अधिकतम 5 होती है। पहला कथन गलत। जब पहला कथन गलत हो गया तो सभी के सभी गलत हो गए। ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी, पहला गलत है दूसरा सही है, तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका गठन वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद किया गया था। दूसरा है प्रधानमंत्री डीएसी के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तीसरा है यह तीनों सेवाओं अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेती है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, इसका गठन वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। वही दूसरा है कि प्रधानमंत्री डीएसी अध्यक्ष और रक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डीएसी का रक्षा खरीद के लिए निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, रक्षा मंत्री होते हैं। वही तीसरा है कि यह तीनों सेवाओं अर्थात थल सेना और नौसेना और वायुसेना के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेती है। तो पहला और तीसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, दो कथन सही हुए हैं इसमें से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति तट के निकट विस्तृत प्रवाल का एक मंच है जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर फैला होता है। वही दूसरा है एक प्रवाल रोधिका एक अधिक चौड़े एवं गहरे चैनल या लैगून तट द्वारा तट से अलग होती है। और तीसरा कथन है कि प्रवाल वलय द्वीप प्रवाल भित्ति जैसे ही होते हैं सिवाय इसके कि ये आकार में गोलाकार होते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रवाल भित्ति जो है सॉरी, प्रवाल भित्ति जो है ना, ये धीरे धीरे ऐसे जाके गोलाकार हो जाती है। तो अगर ऊपर से देखेंगे तो ये गोलाकार होते हैं, इसके चारों ओर घूमने की वजह से ये गोलाकार हो जाते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, तटीय प्रवाल भित्ति तट के निकट विस्तृत प्रवाल एक मंच है जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर फैला होता है। सही है, मुख्य भूमि से बाहर की ओर फैला होता है। और दूसरा है कि एक प्रवाल रोधिका एक अधिक चौड़े एवं गहरे चैनल या लैगून द्वारा तट से अलग होती है, तो ये भी ठीक है। प्रवाल एक वलय द्वीप प्रबल भित्ति हो जैसे होते हैं और सिवाय इसके कि ये आकार में गोलेकार होते हैं, तो तीसरा भी सही हो जाएगा, नीचे से होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सी लगा देंगे, तीनों के तीनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विगत कुछ वर्षों से भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हो गए हैं या कमजोर हो गए हैं, क्योंकि दिसंबर माह के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं की उत्तर की ओर विस्थापित होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है।
उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या कर रहा है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। विगत कुछ वर्षों से भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हो गए हैं या तो कमजोर हो गए। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है दिसंबर माह के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं की उत्तर की ओर विस्थापित होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो दूसरा भी सही कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है पहले का। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे। कथन और कारण दोनों सही है, दूसरा कथन पहले की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना थी, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय हुआ था। इस ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत क्या था? ज्वालामुखी गतिविधि, साइनोबैक्टीरिया, उल्का प्रभाव, संवहनी पौधे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में वर्षा के वितरण के संदर्भ में कौन सा सही है? वर्षा तीव्रता और क्षेत्र। चरम वर्षा अरुणाचल प्रदेश, भारी वर्षा नागालैंड, मध्यम वर्षा पश्चिम बंगाल। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। चरम वर्षा अरुणाचल प्रदेश ठीक है, भारी वर्षा नागालैंड ठीक है, और मध्यम वर्षा पश्चिम बंगाल ये भी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी की परपटी में समस्थितिक समायोजन के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति कौन सी है? विवर्तनिक प्लेट संचलन, ज्वालामुखी विस्फोट, उत्प्लावकता और गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पृथ्वी की परपटी में समस्थितिकी समायोजन के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति का जो उत्प्लावकता बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच विद्यमान संतुलन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, उत्प्लावकता और गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर। चेन्नई में गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और शीत ऋतु में तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की ठंडी पड़ती है, जबकि हैदराबाद 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक ठंडी ऋतु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस स्थिति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? किसका है यह? देख लेंगे। चेन्नई हैदराबाद की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है। देशांतर रेखाओं के अनुसार चेन्नई हैदराबाद के पूर्व में स्थित है। तीसरा है चेन्नई में समुद्री तुल्य जलवायु पाई जाती है, जबकि हैदराबाद में तुलनात्मक रूप से अधिक महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, किसके बारे में बात किया गया है? तो देखिए ये कह रहा है चेन्नई और हैदराबाद के मौसम में मुख्यतः उनकी भौगोलिक अवस्थिति, स्थानीय स्थलाकृतियाँ और ऊंचाई आदि के कारण भिन्नता पाई जाती हैं। इसमें चेन्नई और हैदराबाद का है। तो ये देखेंगे इसका भौगोलिक स्थिति, तो चेन्नई बंगाली खाड़ी किनारे भी अवस्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चेन्नई में समुद्री तुल्य जलवायु पाई जाती है, और जबकि हैदराबाद में तुलनात्मक रूप से अधिक महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? दून संरचनाएं लघु हिमालय श्रेणी का भाग है। दूसरा है कंचनजंगा पर्वत शिवालिक पर्वत श्रेणी में अवस्थित है।
तीसरा है पश्चिम में बृहद हिमालय श्रेणी का विस्तार नंगा पर्वत तक है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दून संरचनाएं लघु हिमालय श्रेणी का भाग है, क्या सही है? देखिए उत्तराखंड में स्थित देहरादून जो है ये झीलों के सूखने के परिणाम स्वरूप बना ऐसा एक मैदान है और इन समतल मैदानों को दून कहा जाता है। तो ये लघु हिमालय का नहीं है, ठीक है, लघु हिमालय का नहीं है, ये शिवालिक पर्वत का है। तो इसमें लगाएंगे, ये पहला कथन तो गलत हो जाएगा, लघु हिमालय लिखा हुआ था। वही दूसरा है कि कंचनजंगा पर्वत शिवालिक पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, ये कहाँ पर अवस्थित है? शिवालिक पे तो नहीं है, ये है, ये पूर्वी हिमालय में सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है, शिवालिक में नहीं है। पूर्वी हिमालय कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है पश्चिम में बृहद हिमालय श्रेणी का विस्तार नंगा पर्वत तक है, तो ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। पश्चिम में बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत तक है, तो ये सही है। तीसरा वाला कथन सही हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर एक ही कथन सही हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, केवल एक। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है साफ आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें ओस के निर्माण हेतु आदर्श दशाएं हैं। और दूसरा है ओस के निर्माण के लिए ओसाग बिंदु का हिमांक बिंदु से नीचे होना आवश्यक है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 14 नंबर। तो साफ आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें ओस के निर्माण हेतु आदर्श दशाएं हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वही दूसरा है कि ओस के निर्माण के लिए ओसाग बिंदु का हिमांक बिंदु से नीचे होना आवश्यक है, तो ये कथन गलत है, नीचे होना नहीं बल्कि ऊपर होना आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा दीजिए, ओनली वन होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इस प्रकार की जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तट क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून से 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। उपयुक्त परिच्छेद कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र को संदर्भित करता है? लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून तुल्य, शुष्क ऋतु ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून तुल्य, शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून तुल्य या तो उष्णकटिबंधीय समाना तुल्य। 15 नंबर किसके बारे में बात कर रहा था? कह रहा इस प्रकार की जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ज़्यादा ही वर्षा होती है। किसके बारे में बात कर रहा है? यह कह रहा है लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून, लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लघु शीत ऋतु क्या बोलते हैं? MAMW, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। कह रहा है उपयुक्त ग्रहों में से कितने सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लेते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। पृथ्वी से अधिक समय। देखिए बुध जो होता है, बुध पहले तो आप जान लीजिए, बुध कितने दिन में घूमता है? बुध घूमता है 88 दिन में, ठीक है। शुक्र का है 225 दिन का, 225 दिन का, और ये उल्टा भी घूमता है। और मंगल का है 687 दिन का, 687 दिन का है। और बृहस्पति कितना है? तो बृहस्पति का है 4333, मतलब सकी लगभग 12 गुना पृथ्वी से ज़्यादा है होगा। तो कुल मिलाकर तो ज़्यादा कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा और बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल 2 होगा इसमें से। शनि का अच्छा कितना है, शनि का यस लिख देता हूँ, शनि का तो शनि का हो जाएगा आपका 10,747। और वही देखेंगे यूरेनस का, यू से लिख देता हूँ यूरेनस, तो उसका लगभग 30,589 है। और नेपच्यून का कितना है, नेपच्यून का तो इसका हो जाएगा 59,800। सबका हो गया। बुध का 88 दिन, शुक्र का 225, मंगल का 687, पृथ्वी का तो पता है ना, पृथ्वी का आप बताइए मुझे कितने दिन में घूर्णन करता है। बृहस्पति का 43-33, शनि का हो जाएगा 10,747, और यूरेनस का क्या हो जाएगा 30,589, और नेपच्यून का 59,800। सबका हो गया। चलिए कमेंट करके पृथ्वी बताएंगे मुझे। 17 नंबर, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समुद्र से दूरी दूरी कम होने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में भी गिरावट आती है। और दूसरा है, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों में वर्षा की भिन्नता सर्वाधिक है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर जरूर किया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। कह रहा है समुद्र से दूरी कम होने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में भी गिरावट आती है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, और पटना में देखेंगे तो कितना, पटना में हो जाएगा आपका 105 सेंटीमीटर। वही अगर इलाहाबाद में देखेंगे, प्रयागराज में, तो हो जाता है 76 सेंटीमीटर। और अगर वही दिल्ली में देखेंगे तो हो जाता है 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे वही समुद्र से दूरी यहाँ पे कम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बढ़ना हो जाएगा, समुद्र की दूरी बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो बढ़ने के साथ साथ में गिरावट आती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। बढ़ने के साथ होती है, ना कि कम होने के साथ साथ। पहला कथन गलत। वही दूसरा कह रहा है जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में वर्षा की भिन्नता सर्वाधिक है, तो ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा कथन यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे कम लिख दिया था। अगर यहाँ पे क्या लिखता है, अगर यहाँ पे बढ़ने लिख देता, बढ़ने, क्या लिखता है, समुद्र से दूरी बढ़ते होने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में गिरावट आती, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर कम लिखा हुआ था, एक वर्ड गलत लिखा और पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैमूर पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पर? हजारीबाग पठार के उत्तर में, बघेलखंड के दक्षिण में, बुंदेलखंड के पूर्व में, या विंध्य पर्वत श्रेणी के पश्चिम में। चलिए बताइए। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये लगाएंगे बुंदेलखंड के पूर्व में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर, जल निकायों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा पर उच्च तापमान होने के कारण विषुवतीय जल अत्यधिक लवणीय होता है। और सर्वाधिक लवणीय जल निकायों में से एक वान झील तुर्की में अवस्थित है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 19 नंबर। देखिए, पहला कह रहा है विषुवतीय रेखा उच्च तापमान होने के कारण विषुवतीय जल अत्यधिक लवणीय होती है। पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए भारी वर्षा और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के कारण विषुवतीय जल में लवणता औसत 35% से कम है। और दूसरा है कि सर्वाधिक लवणीय जल निकायों में से एक वान झील तुर्की में अवस्थित है, तो ये ठीक है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रिया तट, फियोर्ड तट, डाल्मेशियन तट, उपयुक्त में से कितनी जलमग्न तट की विशेषताएं हैं?
केवल 1, 2, 3 या तो कोई नहीं। रिया तट, देखिए ये समुद्र स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में बाढ़ आने से निर्मित जलमग्न नदियां घाटे ये मुहाने होते हैं। ठीक है, तो रिया तट का ठीक हो जाएगा। फियोर तट, तो फियोर तट देखिए ये ऐसे गहरे संकीर्ण और खड़े किनारों वाले तटीय प्रवेश द्वार होते हैं जो मूल रूप से हिमनद घाटियां थी, तो ये भी ठीक है। डालमेशियन तट क्या है? देखिए ये मुख्य भूमि तट के समानांतर अपतटीय द्वीपों की श्रृंखला का होना डालमेशियन तट की विशेषता है, तो ये भी ठीक है। तो ये सब जलमग्न तट की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कावेरी नदी के संदर्भ में है। कावेरी नदी दिख रहा है, कावेरी नदी, कावेरी नदी लिखा हुआ है ऊपर। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। दूसरा है, यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंसासी प्रदेश, पुदुचेरी से होकर प्रभावित होती है। तीसरा है, यह 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 ही तो कोई नहीं। 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केंसासी प्रदेश, पुदुचेरी से होकर प्रभावित होती है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, यह 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है, तो ये भी ठीक है। कुल मिलाकर अगर इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है कि तीनों के तीनों कथन सही हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। भारत, यूएसए, ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना। कह रहा है उपयुक्त में से कितने देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या तो सभी 5। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। देखिए अब तक में 19 देशों में 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने में सहमति व्यक्त किया है, जिसमें G20 के सदस्य देश गैर सदस्य देशों में से हैं, जैसे भारत हो गए, भारत, ब्राजील और अमेरिका के गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, फ्रांस, अर्जेंटीना इसमें नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, यानी कि 3 कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के सक्रिय चरण के दौरान तड़ित की सामान्य रूप से अनुपस्थिति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? पहला है, मानसूनी मेघ मुख्यतः स्तरीय मेघ होते हैं और तड़ित की उत्पत्ति मुख्यतः कपासी मेघों से होती है। दूसरा है, मानसूनी बादल मुख्यतः कपासी मेघ होते हैं और तड़ित की उत्पत्ति मुख्यतः स्तरीय मेघों से होती है। और तीसरा है, कपासी और स्तरीय बादलों की परस्पर क्रिया तड़ित की संभावना को समाप्त कर देती है। यह ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बताइए। तड़ित का संबंध मुख्यतः किससे होता है? कपासी मेघों से होता है। देखिए कपासी मेघों का विकास ऊर्ध्वाधर रूप से होता है और इसके विपरीत जो है स्तरीय मेघों का विकास व्यापक रूप से क्षैतिज दिशा में होता है। और स्तरीय मेघ व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, लेकिन इनका जो ऊर्ध्वाधर विकास होता है यह अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, मानसूनी वेग, ये स्तरीय मेघ होते हैं और तड़ित उत्पत्ति कपासी मेघों से होती है। 24 देखेंगे अब। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। आल्पस, एंडीज, सीरा नेवेदा, अल्पेशियन पर्वत। उपयुक्त पर्वत श्रृंखलाओं में से कितने वर्णित पर्वत हैं? केवल 1, 2, 3 या सभी 4? वर्णित पर्वत।
देखिए आल्पस आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। बताइए। और एंडीज, तो एंडीज भी हो जाएगा। सियरा नेवादा देखिए सियरा, ये नेवादा जो है, सियरा नेवादा ये नहीं माना जाता है और अपलेशियन पर्वत होता है। सियरा नेवादा जो ये एक भरसोच पर्वत का उदाहरण है, फॉल्ट ब्लॉक का, ठीक है। तो आल्पस, एंडीज और अल्पेशियन हो जाएगा, अपलेशियन, अपलेशियन हो जाएगा। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 3 कथन होंगे इसमें से, सी। चलिए 25, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच यानी IPBES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र का जलवायु विज्ञान निकाय है। और दूसरा है, इसकी स्थापना बुसान परिणाम दस्तावेज द्वारा की गई थी। और तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य IPBES की सदस्यता के लिए पात्र हैं। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? नहीं, दोनों सही या तीनों सही, मतलब 2 और 3 सही है या तो तीनों सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु विज्ञान का निकाय है। क्या सही है? देखिए ये स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है, इसकी स्थापना बुसान परिणाम दस्तावेज द्वारा की गई थी, तो ये सही है। और इसका संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य IPBES की सदस्यता के पात्र हैं, तो ये भी ठीक है। कुल मिलाकर इसमें 2 और 3 सही हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, 2 और 3। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित करना है। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीरपंजाल पर्वत श्रेणी। चलिए बताइए। चलिए सबसे नीचे तो पहले तो पीरपंजाल का हो जाएगा सबसे ऊपर। पीरपंजाल जानते हैं ना, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख जाकर पीरपंजाल। पीरपंजाल मिल गया तो हमको लगता है कि आंसर भी आपको मिल गया अब। पीरपंजाल, फिर कैमूर, फिर सतमाला आ जाएगा। 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। पीरपंजाल सबसे ऊपर होती है, यानी अब उत्तर से दक्षिण मिलाना भी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, व्यापारिक पवनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। ये पछुआ पवनें हैं। दूसरा है, ये अपने उद्गम क्षेत्र में आर्द्र और उष्ण होती हैं। तीसरा है, प्रबल व्यापारिक पवनों के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। और चौथा है, दक्षिण पूर्व एशियाई मानसून एक मौसमी आर्द्रता व्यक्त युक्त व्यापारिक पवन है। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 का। ये पछुआ पवने हैं, व्यापारिक पवने या पछुआ पवने हैं। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में बहती हैं, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। उत्तर में भी तो बहती हैं, सीधे पछुआ पवने कैसे कहेंगे? इधर से ऐसे बहती हैं, तो यहाँ पर भी बहती हैं, यहाँ पर भी बहती हैं, तो पहला पहला कथन गलत। ये अपने उद्गम क्षेत्र में आर्द्र और उष्ण होती हैं, दूसरा कथन होती हैं, ये भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, प्रबल व्यापारिक पवनों के कारण मूसलाधार वर्षा होती है, तो मूसलाधार वर्षा नहीं होती है। देखिए प्रबल व्यापारिक पवनें वर्षा नहीं करती हैं, जबकि दुर्बल व्यापारिक पवनें भूभागों के आंतरिक क्षेत्रों में भी वर्षा का कारण बनती हैं। और तीसरा कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशियाई मानसून एक मौसमी आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवन है, तो ये ठीक है। कुल मिलाकर इसमें एक कथन सही हुआ, सिर्फ ओनली वन। ओनली वन मतलब ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से अग्नेय शैलों के खनिज कणों की संरचना या आकार को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है, किसी स्थल पर निक्षेपण और अपरदन की दर। ऑप्शन बी है, समान प्रकृति की अन्य शैलों से निकटता। ऑप्शन सी है, पिघले हुए पदार्थ के ठंडा होने की दर। ऑप्शन डी है, उपस्थित जैविक पदार्थ की मात्रा। 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए जब गर्म पिघली हुई चट्टानें
क्रिस्टालिन एवं घनीभूत होती हैं तब अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अब पिघले हुए पदार्थ मैग्मा या लावा के ठंडा होने की दर वह प्राथमिक कारक है जो अग्नेय शैलों की संरचना को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है कि पिघले हुए पदार्थ का ठंडा होने की दर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा डेनियल तूफान के कारण बाढ़ कहाँ आई थी? मोरक्को, लीबिया, ब्राजील या अर्जेंटीना? चलिए बताइए। 29 नंबर। तो ये आया था लीबिया में, ठीक है, लीबिया में। अब मुझे आप मोरक्को, लीबिया, ब्राजील और अर्जेंटीना इन सब का कैपिटल लिखकर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए कैपिटल भी क्या करने के लिए, यूपीपीसी से मिलान करने के लिए दे देता है, कभी कभी यूपीएससी में भी। तो इन सबको मोरक्को कैपिटल, लीबिया कैपिटल, ब्राजील कैपिटल, अर्जेंटीना कैपिटल लिख कर बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है, लीबिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा की दीर्घावधि औसत किसी विशेष क्षेत्र में एक लंबी अवधि जैसे 30 वर्ष, 50 वर्ष आदि के लिए दर्ज की गई वर्षा का औसत होता है। और दूसरा है मानसून की दीर्घावधि पूर्वानुमान 15 वर्ष से 25 वर्ष की अवधि के तक की अवधि के लिए किया गया पूर्वानुमान होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 30। तो वर्षा का दीर्घावधि औसत किसी विशेष क्षेत्र में एक लंबी अवधि जैसे 30 से 50 वर्ष आदि के लिए दर्ज की गई वर्षा का औसत होता है। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कहता है कि मानसून का दीर्घावधि पूर्वानुमान 15 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए किया गया पूर्वानुमान होता है। देखिए पूर्वानुमान आपके मोबाइल में दिखता है, जैसे कि कहता है कल वर्षा होने वाली है, परसों वर्षा होने वाली है, कब वर्षा होगी कब नहीं होगी, एक हफ्ते का दे देता है, एक हफ्ते 2 हफ्ते का। तो वो होता है तो लगभग 30 दिनों का होता है, ठीक है, न कि 15 से 25 वर्ष का। तो पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 30 दिनों तक का होता है, या उस सीजन के लिए होता है बस। तो पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। चंद्रमा की स्थितियां और विवरण दिया हुआ है। चंद्रमा की स्थितियां और विवरण दिया हुआ है। सुपरमून करा यह तब घटित होता है जब पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा अपने उपभू बिंदु पर होता है। और ब्लड मून यह तब घटित होता है जब चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। ब्लू मून तो यह एक ही कैलेंडर माह के भीतर आने वाली दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। चलिए बताइए कितने सही हैं, कितने कथन सही हैं इसमें से? वही वाला होगा कथन वाला। देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए सुपर मून ऐसी पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान घटित होती है जब चंद्रमा लगभग अपने उपभू पर होता है, उपभू पर, ठीक है। उपभू वह बिंदु है जहाँ जहाँ चंद्रमा अपने अंडाकार कक्षा में पृथ्वी से सबसे निकट होती है, पृथ्वी से सबसे निकट होती है, वहाँ पर होती है, ठीक है। ऐसे घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा, तो सबसे निकट होती है, वहाँ पर होती है। यह संभव है कि एक वर्ष में कई पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होते हैं। इसके साथ ही यह भी संभव है कि कई वर्षों में एक ही चंद्र ग्रहण घटित नहीं होते हैं। तो इसमें देखेंगे सुपर मून की बात करते हैं। सुपर मून, तो सुपर मून देखिए ऐसी अवस्था है जब एक दौरान घटित होती है, कब? पूर्णिमा और अमावस्या के समय में। और जब चंद्रमा अपने लगभग उपभू में होता है, तो उपभू यह बिंदु चंद्रमा के अंडाकार कक्षा में सबसे निकट होती है। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का आकार सामान्य थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। ये तब घटित होती है जब पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा अपने उपभू बिंदु पर होता है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों होता है। वह दूसरा कह रहा है ब्लड मून, यह तब घटित होता है जब चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। और ब्लू मून यह एक ही कैलेंडर माह के भीतर आने वाली दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। तो क्या ऐसा होता है? तो ये भी सही हो जाएगा। ब्लू मून एक ही कैलेंडर के माह के भीतर आने वाली दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब चंद्रमा आए तो देखा करिए, इसमें चंद्रमा तो आ भी रहा है ना। तो सुपर मून गलत हो जाएगा, ये ब्लड मून और ब्लू मून हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर पूर्णिमा की जगह पूर्णिमा और अमावस्या दोनों होता है तो सही हो जाता है। दो कथन सही हुए तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लग जाएगा कि दो कथन सही हुए हैं।
तो चलिए देखेंगे ये यूपीएससी का टेस्ट। और आज टेस्ट नंबर क्या था, ये 2025 के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो आज टेस्ट नंबर 19 था, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जितना ही बचा हुआ वीडियो क्वेश्चन उसके नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा। तो तब तक के लिए इसको अभी स्थगित करते हैं क्लास को। और एक बार आप लोग क्लास को ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखिए आपके शेयर और लाइक से ही क्या नाम है वीडियो आगे बढ़ता है, और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट करते हैं, कमेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर भी देते हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग एक्टिव हैं और क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका आंसर भी देते हैं। चलिए ऐसे ही फिर वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।